Hello students, how are you? All well? Okay. तो आज हम देखेंगे चैप्टर 8 के बुक में सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स विथ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द पेरिहेलियन P in figure A be VP. The sun planet distance SP be RP. Relate in coordinate form RP VP to the corresponding quantities at the aphelion RA VA. Will the planet take equal time to transverse BAC and CPB? Okay, let's draw a figure. It is RP, it is RA. Suppose velocity is here, it's VA. Velocity is here, it's VP. Okay, here for both side, दोनों साइड के लिए R is perpendicular to V. Therefore, theta is equals to 90 between R and P. Okay. अब बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम at P B LP is equals to MVR. VPRP mass is common, and same thing angular momentum at A B L AMVARA। और हमें ये पता है जब भी कोई प्लेनेट मूव करता है तो उसके ऊपर कोई, जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है उसके अंदर कहीं बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। तो सेम थिंग हियर, एक्सटर्नल torque is 0. So according to law of conservation of एंगुलर मोमेंटम इज P के पास जितना होगा उतना ही A के पास। LP इज इक्वल्स टू LA। M VP RP M VA RA। सो ये दोनों कैंसल। VP बाय VA इज इक्वल्स टू RA by RP. As a result, RA is greater than RP. RA इतना बड़ा है, सॉरी RP जस्ट छोटा ही है। Therefore, RA by RP it's greater than 1. But RA by RP it's what? VP by VA it's greater than 1. Therefore, VP is greater than VA.
तो स्पीड एट P इज लार्जर देन द A, और हमें ये थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जब कोई प्लेनेट इसके नज़दीक होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब दूर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 equal masses of m kilogram each are fixed at vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on mass 2m placed at the centroid G of the triangle? Okay, हमें बात करनी है कि भाई ये नॉट अ सेंट्रॉइड, ये थोड़ा सा ओके ऑलमोस्ट चलेगा, ये A, ये B, इट्स C, ओके, और ये रहा हमारा 2m मास एट पॉइंट G. सो दिस इज अ मास m, इट्स मास m, इट्स मास m. सो यहां पे तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव टाइप, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस लाइन पे। सेम थिंग ये अट्रैक्ट करेगा, सेम थिंग ये भी अट्रैक्ट करेगा। एंगल की बात करते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, दोनों 30 डिग्री 30 डिग्री। नाउ फोर्स, ये रहा G, फोर्स ऑन G by A is FGA, it's G mass m mass 2m by. Now in question the distance between the centroid to vertices is given, that's a 1 meter, 1 meter, so it's 1 square. The direction of force is on the positive y axis, so caret J, so it becomes 2gm square caret J. Similarly, force on G by B is FGB, GM 2m by 1 square. अब यहां पे इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव, कॉस 30 कैरेट I, साइन 30 कैरेट J, ओके। सिमिलरली force on G by C is FGC, GM 2m by 1 square. ये यहां नीचे क्यों आ रहा है? इस साइड पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव थे, cos 30 कैरेट I माइनस साइन 30 कैरेट J, ओके। सो द रिजल्टेंट फोर्स का सबका वेक्टर्स हम करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन G is
एफ जी इज इक्वल्स टू एफ जी ए वेक्टर सम प्लस एफ जी बी वेक्टर सम प्लस एफ जी सी वेक्टर सम. इट इज 2gm स्क्वायर कैरेट जे प्लस, अब इन दोनों में से gm2m कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 2gm स्क्वायर माइनस कॉस 30 कैरेट आई माइनस साइन 30 कैरेट जी. माइनस साइन 30 कैरेट जी प्लस कॉस 30 कैरेट आई माइनस साइन 30 कैरेट जे. दिस टू आर कैंसल्ड इज इक्वल्स टू 2gm स्क्वायर जे कैरेट प्लस 2gm स्क्वायर माइनस साइन 30 माइनस 2 टाइम्स साइन 30 इट्स 1/2 टू कैंसल. 2gm स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर जे कैरेट विच इज इक्वल्स टू 0. तो सेंट्रॉइड पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, तीनों का फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. तो उसके कारण सेंट्रॉइड कहीं भी मूव करेगा नहीं, मतलब कि जो मास सेंट्रॉइड पे है 2m वो कहीं पे भी मूव करेगा नहीं. इसका दूसरा केस देखते हैं. व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टाइसिस ए इज डबल. सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसिस ए का डबल बोला है और किसी का नहीं. इफ मास इज 2m on A, therefore force on G by A it's G. 2m डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं किया है, J कैप 2 2 जा 4gm स्क्वायर J. यहां पे हमने GA को कांस्टेंट रखा है तो ये हमारा GB और GC है. नंबर 1. सो इन रिजल्ट 1 FG इज इक्वल्स टू 4gm स्क्वायर जे कैप माइनस 2gm स्क्वायर जे कैप. आंसर 2gm स्क्वायर जे कैप. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये है आपका आंसर और ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2. क्विक राइट डाउन. लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain potential at the center of the square. यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल मांगा है. तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे. ये साइड L, ये L, ये L, A, B, C, D. यहां पे मास सपोज M, यहां पे M, यहां पे M, यहां पे M. 2 डायगोनल में से कोई एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं. सपोज कि ये ड्रॉ किया डायगोनल, तो लेंथ पे डायगोनल 8√12. ओके, तो कितने पार्टिकल्स है, तो 1 2 3 और 4, 4 पार्टिकल्स है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम potential energy of
दिस सिस्टम u इज इक्वल्स टू u, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, u12, u13, u14, ओके। प्लस अब देखो, अब 2 का 1 नहीं लिख सकते, वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 आ चुका है। तो 2 का 3, 3 का 4, u23, u24, सेम थिंग। 3 का 1 नहीं लिख सकते, 1 3 आ चुका है। 3 का 2 नहीं लिख सकते, 2 3 आ चुका है, तो सिर्फ एक ही लिखेंगे, 3 4, u34, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। u12 इट्स माइनस g, बोथ m है तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 2 के बीच का डिस्टेंस है l, तो यहां पे l मेंशन होगा, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 3, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस डायगोनल, इट्स √2l, माइनस जी एम स्क्वायर 1 4, उसके बीच का डिस्टेंस है l, माइनस जी एम स्क्वायर 2 3 के बीच का डिस्टेंस है l, माइनस जी एम स्क्वायर 2 4 के बीच का डिस्टेंस है √2l, एंड माइनस जी एम स्क्वायर बाई l, ओके। 3 4 के बीच का डिस्टेंस है l। तो इसमें से देखो तो 4, 1 2 3 4 जो है वो सेम है, 4 जी एम स्क्वायर बाय l, 2 जो है वो √2 वाले हैं, 2 जी एम स्क्वायर बाय √2l, माइनस के साथ जी एम स्क्वायर बाय l निकाल लो, तो ये रहेगा 4 प्लस 2 बाय √2 इज इक्वल्स टू माइनस जी एम स्क्वायर बाय l, 4 प्लस √2। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये रही पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में क्या होता है कि पोटेंशियल एट सेंटर O is O, it's phi, it's due to phi A, phi B, phi C and phi D। पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाय, अब O और A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट्स कॉल्ड R। सेम थिंग B में भी R, सेम C में भी R, सेम D में भी R, that is 4 times of gm by R, where R is equals to, half of the diagonal BD by 2, it's a √2l by 2 is equals to l by √2। तो जो आपका phi मिलेगा, phi इज इक्वल्स टू माइनस 4 जी एम डिवाइडेड बाई l बाई √2, देयरफॉर phi इज इक्वल्स टू माइनस 4 √2 जी एम बाई l, और ये हो गया आपका पोटेंशियल। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, लिख लो फटाफट।
let's start example number 4. Two uniform solid spheres of equal radii r but mass m and 4m have a center to center separation 6r. As shown in figure, the two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m, which directly toward the center of the second sphere. Obtain the expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. बहुत बड़ी बात हो चुकी है, ठीक है। आधा कुछ समझ में आया, आधा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उससे पहले एक स्टोरिकल बात करते हैं, एक सिंपल स्टोरी की बात करते हैं कि सपोज की बात करूं, मैं पहले से यहां लिख देता हूं, अज्यूम, सपोज ये अर्थ है, ये मार्स है, ठीक है। एक अर्थ है, एक मार्स है। ये अर्थ की ग्रेविटी फील्ड है, ठीक है। ये मार्स की ग्रेविटी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से यहां पे कनेक्टेड है। अब मुझे किसी बॉडी को मार्स तक पहुंचाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो मुझे किसी बॉडी को यहां से फेंकना है, तो यहां पे फेंकूंगा तो ये अर्थ है उसे वापस खींचेगी। तो मुझे किसी भी तरह करके इसको यहां तक पहुंचा देना है, इस पॉइंट तक मैंने पहुंचा दिया। उस पॉइंट के बाद ये मार्स इसको खींचेगा, ये मार्स इसको खींचेगा और वो आराम से वहां पे पहुंच जाएगी। तो हमें वर्क कितना करना है, मार्स तक पहुंचाने की मेहनत नहीं करनी है, हमें जस्ट इस पॉइंट तक उसको पहुंचा देना है जहां दोनों का फील्ड कॉमन है। उसके बाद मार्स अपने आप उसको खींच के नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो यही बात इस एग्जांपल में यूज करेंगे, ध्यान से समझना। चलो, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, both have the same radii. Six r m 4m radius r, the separation between them it is 6r. ओके, अब एक बात याद रखना कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा P, ठीक है, जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने वो कांटेक्ट दिखाया था ना, वही वहां पे दोनों का कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट पे हमें कोई भी फोर्स मिलेगा नहीं। तो लिखेंगे एट पॉइंट P resultant force on any body is 0। उस बॉडी पे 0 है, मतलब मुझे यहां से यहां से यहां से यहां लाने का ही मेहनत करना है और ज्यादा कुछ करना है नहीं। F1 plus F2 is equal to 0. Therefore F1 is equals to minus F2. It's clear seen, both are opposite. So F1 is equals to F2. Now फोर्स की बात करें, G m by G 4m by ये m कैंसल, ये G कैंसल, ये m कैंसल। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस ये सपोज ये कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 6r माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 6r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके,
तो लिख दो ऊपर वापस 1/x² इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 6r माइनस एक्स होल स्क्वायर. टेक स्क्वायर रूट. वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6r माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x. So 6r is equals to 3x. X is equals to 2r. तो ये जो डिस्टेंस है x is equals to 2r और ये जो डिस्टेंस आया 6r माइनस 2r इट इज 4r. ओके, तो ये हमारा आंसर है. अभी मेन काम बाकी है कि भाई पॉइंट है, डिस्टेंस हमें मिल चुका है. ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये r है, ये टोटल 2r है जिसमें से ये r चला गया तो ये कितना होगा r. ये टोटल 4r है उसमें से r चला गया है, ये टोटल कितना होगा 3r. ठीक है, वो बात की बात है. अभी देखो ध्यान से और समझो, सुनो पहले. सपोज कोई पार्टिकल यहां पे है m मास का, तो m मास के पार्टिकल को हम लोग काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं. उसके पास इसके फील्ड में होगा, उसीलिए पोटेंशियल होगी. इसका भी फील्ड वहां पे लगेगा, उसकी भी पोटेंशियल होगी. तो ध्यान देना, यहां पे मास m के पास 3 टाइप ऑफ एनर्जी होगी, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी. दैट्स फर्स्ट इज ड्यू टू दिस बॉडी, सेकंड इज ड्यू टू दिस बॉडी, और थर्ड दैट वी आर गिवन. ओके, हम लोग जो दे रहे हैं उसको काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी ऑफ मास m on the surface of m is E1 minus g m by r minus g 4 m by अब ये डिस्टेंस यहां से कितना होगा, तो ये r, ये 3r, 4r, ये 5r प्लस काइनेटिक हाफ mv². नाउ एट पॉइंट P स्पीड b 0, therefore E2 is equals to minus g m minus g 4m m. चलो, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2r, ये 4r. तो ये हो गया 2r, ये हो गया 4r, 4 कैंसल्ड. तो E2 is equals to minus g m by 2r minus g m by r. Okay, according to इक्वेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
E1 is equals to E2 minus Gm m by r minus 4Gmm by 5r 4Gmm by 5r plus half mv square is equals to minus Gmm by 2r minus Gmm by r. These two cancelled. इसे ट्रांसफर करके यहाँ पे भेजो. हाफ एम वी स्क्वायर इट इज 4Gm m by 5r minus Gmm by 2r. अब कॉमन निकालो. Gmm by r कॉमन 4 by 5 minus 1 by 2. That's m cancel. 2 सामने 2Gm by r 5 into 2 LCM 10. ये 2 यहाँ पे 8 5 यहाँ पे 5 ये 2 कैंसल. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 minus 5 3Gm by 5r. V is equals to 3Gm by 5r. तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी. तो इतनी स्पीड से हमें फेंकना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे आके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. उसके बाद ये पॉइंट के बाद ये इसके अट्रैक्शन में आएगा और खुद ही खींचा चलाएगा यहाँ पे. यहाँ तक लाने की मेहनत नहीं करनी है, यहाँ तक ही करनी है. बाद में तो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप उसको खींच के लेके जाएगा. हमें जो वर्क करना है वो अगेंस्ट द फोर्स करना है. इस सरफेस से बाहर, इस सरफेस से इसके फील्ड से बाहर निकलने के लिए यहां तक आ गया. उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स उसे खींच के लेके जाएगा. तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4. मे बी इट्स लॉन्गेस्ट एग्जाम्पल. ओके, लिख लीजिए फटाफट. चलो एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं. द प्लेनेट्स मार्स हैज 2 moons, Phobos and Deimos. First, Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius 9.4 × 10⁻³ kilometer. Calculate the mass of the Mars. Okay. Time period is given. First, time period 7 hours 39 minutes. 7 hours it's 420 minutes plus 39 minutes. It is 459 minutes into 60. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में. नाउ द ऑर्बिटल डिस्टेंस आर 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर. 9.4 × 10⁻³ kilometer 10⁻³ meter. So it is 9.4 × 10⁻⁶ meter. ओके, तो यहां तक आने के बाद हम लोग मार्स का फाइंड करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिटल. नाउ according to Kepler's third law of time period,
टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम एम आर क्यूब. mm is equals to 4 pi square by gt square r cube. Therefore mm 4 3.14 square by g 6.67 10 raised to -11. ये हो जाएगा 459 इंटू 60 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर क्यूब, इसका क्यूब 9.4 10 raised to 6. ओके, हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ सब कुछ है तो 6.475 10 raised to 23, 6.475 10 raised to 23 kilogram. This is a mass of the Mars. Mass of the Mars. Okay, next is B. Assume that Earth and Mars moves in circular orbit around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the Sun, times the orbital radius of the Earth. What is the length of the Martian year? Length of the Martian year according to यही formula, t square proportional to r cube. So t Mars by t Earth square, r Mars by r Earth cube, स्क्वायर रूट निकालो. r Mars by r Earth 3/2, Tm 1.52 times raised to 3/2, 365.25, 1.52 is to 3/2. अब इसका क्यूब करो पहले, बाद में स्क्वायर रूट निकालो, या तो इसका पहले स्क्वायर रूट निकालो बाद में क्यूब करो, वट एवर यू लाइक. $684 days, तो एक साल जो होगा वो 684 डेज का होगा, अर्थ के 684 डेज का होगा एक साल. ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 5, लिख लो. एग्जाम्पल नंबर 6, you are given the following data: g is 9.81 meter per second square, re the distance to the moon is r 3.84 10 raised to 8 meter, and the time period of the moon's revolution is 27.3 days. Obtain the mass of the earth me in 2 different ways. 2 different ways से हमें मास निकालना है. ओके, फर्स्ट, नाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है तो उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ is GE is equals to
GME by RE square. Therefore, ME is equals to GE RE square by G. 9.81, 6.4 10 raised to 6 whole square, 6.67 10 raised to minus 11, 6 into 10 raised to 24 kg. 6 है तो 6 के थोड़े बहुत आसपास होगा. 5.97 10 raised to 24 kg. 97 mass of the earth. Second part, टाइम पीरियड से अब हमें क्या करना है कि भाई मास किसका निकालना है, अर्थ का. तो जब भी किसी बॉडी का मास निकालना है तो एक बात चेक करो कि उसके आसपास कोई घूम रहा है. इफ यस तो आप उसका मास निकाल सकते हो. जैसे कि फोबोस जो था वो मार्स के अराउंड मूव कर रहा था, तो हमने उसका यूज करके मार्स का मास निकाला. अब यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो अर्थ का निकालेंगे. सपोज मुझे सन का निकालना है तो सन के अराउंड कौन मूव कर रहा है, अर्थ. तो अर्थ के टाइम पीरियड का यूज करके आप सन का निकाल सकते हो. तो टाइम पीरियड ऑफ मून is 27.3 days. 1 day it's 24 hour. 1 hour is 3600 second. Okay. So the equation is t square is equals to 4 pi square by GME r cube. Therefore, ME is equals to 4 pi square r cube by GT square. 4 3.14 whole square, 3.84 10 raised to 8 whole cube divided by 6.67 10 raised to minus 11 t, 7.3 24 3600 होल स्क्वायर. कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आता है 6.02 10 raised to 24 kg. ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6. लिख लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहते हैं? एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन इन डेज एंड किलोमीटर्स गिवन k 10 raised to minus 13 second square per meter cube. ओके, k 10 raised to minus 3 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब. अब मुझे सेकेंड को कन्वर्ट करना है आवर में और डे में, तो मुझे 24 इंटू 3600 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा. तो होगा क्या, देखो पहले सेकेंड को 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आवर में कन्वर्ट होगा, और आवर को 24 से कन्वर्ट करूंगा तो वो डे में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 raised to 3 it's kilometer whole cube. It is 10 raised to 3 into 10 raised to 9 divided by ये 24 into 36 it's
100 का 10⁻², स्क्वायर इज इक्वल्स टू d²/km³। हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ k है 1.339 10⁻⁻14 -14 d²/km³। ओके, अब क्या बोला उन्होंने? Now the moon is at a distance 3.84 10⁻⁵ km from the earth, or obtain its time period of revolution in days. Okay, according to Kepler's third law, according to Kepler's third law, t square is proportional to r cube. So t square is equals to k r cube. So t is equals to under root of k r cube. K 1.339 10⁻⁻14 into 3.84 10⁵ किलोमीटर, और ये सब निकालोगे 27.3 डेज आपका आंसर आएगा। इट्स कंप्लीट डायरेक्टली डिराइव इन डेज। ओके, आर क्यूब, इट्स क्यूब, और फिर उसका आंसर। (27.3 डेज। ये है एग्जाम्पल नंबर 7। राइट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 8। A 400 kilogram satellite is in circular orbit of radius 2 re about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of the radius 4 re? What are the change in kinetic and potential energies? Okay, एनर्जी। अब यहां पे मुझे ये अर्थ है, ये 2 re पे है, उसके बाद 4 re पे लेके जाना है। Energy of the satellite is E is equals to minus G MEM by R. Take R is equals to 2 RE. E is equals to minus G MEM by ये 2 है, 2 into 2 RE, it's double G MEM by 4 RE। ये पहला था I। Now take R is equals to 4 RE, तो डबल लेना है, EF माइनस GMEM बाय 8 RE। तो ये दो एनर्जी लेवल हुए, तो कितनी एनर्जी चेंज होती है? चेंज इन एनर्जी डेल्टा E, it is EF minus EI minus GMEM by 8 RE minus GMEM by 4 RE, माइनस माइनस प्लस
GMEM बाय RE कॉमन, ये हो गया -1/8, ये हो गया 1/4, इट्स 1/8। GMEM by 4 RE। Now multiply by RE divided by RE, तो ये हो जाएगा GME by 4 RE स्क्वायर इंटू REM, और ये हो गया हमारा स्मॉल जी, इट इज GMRE by 4। 9.8 multiply 400 multiply 6.4 10⁶ divided by 4। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर है वो है 3.124 10⁻²। ओके, ओ माई मिस्टेक, इट्स 1/4 - 1/8, इट्स 8 नॉट 4। दोबारा गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। So delta E, it's 3.124 10⁶ जूल। नो 6 नहीं, it's not 6, 10⁸8 9, ओके हाँ यस 9 जूल। अब क्या मांगा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा K। 3.124 10⁹ जूल। Same thing, change in potential energy delta U is equals to minus, इसे ऐसे लिखते हैं, डेल्टा K is equals to डेल्टा E plus 2 times of delta E, 6.248 10⁹ जूल। तो ये है आपके एग्जाम्पल्स का पूरा लेक्चर। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, कमेंट एंड like